कर ले माइक ऑफ करना तो so today we are starting our interview series. Our today's guest is Ditya Gupta. So Ditya, can you please introduce yourself? Yeah, sure, Sanam. So, hello friends, my name is Aditya Gupta and मेरी अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ और मेरी प्लेसमेंट जो है वो मेक माई ट्रिप में हुई है एंड मेक माई ट्रिप जो थी वो 7th सेमेस्टर में आई थी हमारे कैंपस में. सो मेरी उसमें जो रोल है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एंड द कैटेगरी वाज इंटर्न प्लस एफटी रोल के लिए हायरिंग हुई. Okay, that's a very good interview, Ditya. Thank you. तो आप हमें बता सकते हैं लाइक कि जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे लाइक एमएमटी में, सो मेक माई ट्रिप में आपके कितने राउंड्स हुए और लाइक कितने ओएस थे और टेक्निकल इंटरव्यू साइड कितने टेक्निकल राउंड्स थे और फिर देन एचआर कैसा कैसा था आपका एक्सपीरियंस हो इसके ऊपर आप एक बारी ओवरऑल अगर कुछ बता दें तो. हाँ, या श्योर. मेक माई ट्रिप का जो हमारे कैंपस में जो नोटिफिकेशन था वो जुलाई में आया था एंड कंपनी का जो ओए था वो अगस्त में हुआ था, स्टार्टिंग अगस्त में. एंड ओए जो था उसमें 2 डीएसए क्वेश्चंस थे एंड बाकी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इंक्लूडिंग द कोर क्वेश्चंस एंड थोड़े बहुत एआई बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, एआई एजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन थे जो कि मोस्टली ओए राउंड्स में नहीं होते हैं, पर इन्होंने इसमें एआई के लिए भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रखे थे. आफ्टर द ओए राउंड मुझे मैसेज आया था कि मतलब हम पहले टेक्निकल राउंड के लिए 4 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड जो टेक्निकल राउंड 1 था वो मेरा हुआ था कोई 2 दिन बाद हुआ था. एंड टेक्निकल राउंड 1 में मेरे से इन लोगों ने मतलब मेरे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे से सिंगल डीएसए क्वेश्चन पूछा था एंड जो डीएसए क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग मतलब नॉर्मल सा टॉपिक था, क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम के ऊपर था एंड उन्होंने सिंगल डीएसए क्वेश्चन था और कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं थी. उन्होंने मतलब हम दोनों साथ में डिस्कस कर रहे थे कैसे अप्रोच आप बिल्ड करोगे, मतलब उन्होंने अच्छे से प्रॉब्लम समझाई थी एंड तो उसके ऊपर उन्होंने जब एक बार हमने अप्रोच डिस्कस कर ली उसके बाद उन्होंने मेरे को कोड लिखने के लिए कहा था एंड हम कोड लिखा, मतलब कोड लिखा हमने. उन्होंने बोला था कि आप कोई सी भी लैंग्वेज है, जैसे आपको जावा में आप कंफर्टेबल, हम जावा में कोड कर सकते हैं, आप सी प्लस प्लस पे कंफर्टेबल हैं आप उसमें कोड कर लीजिए. एंड जब एक बारी वो अप्रोच से मतलब सेटिस्फाई हो गए थे फिर उन्होंने कोड करने को कहा था एंड कोडिंग के बाद उनको लगा कि मतलब आई एम सुटेबल फॉर गोइंग इनटू द टेक्निकल राउंड 2. सो मेरा टेक्निकल राउंड 1 में सिर्फ डीएसए क्वेश्चन था. टेक्निकल राउंड 2 जो था वो अगले ही दिन हुआ था. टेक्निकल राउंड 2 में जो इंटरव्यू थे उन्होंने सबसे पहले मेरे मतलब रिज्यूमे में पूछा था कि मतलब आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. सो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग उन्होंने मेरे से मतलब उन्होंने मेरा जो रिज्यूमे था वो मतलब उन्होंने देखा पूरा, पढ़ा उसको और उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि आपने मतलब कौन-कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है यूनिक है. तो आफ्टर द प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब मेरे को इसमें एक और मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा था कि आप स्केलेबिलिटी के रिगार्डिंग भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रोजेक्ट्स उन्होंने मतलब ऐसे गो थ्रू नहीं किए थे, उन्होंने मेरे से जनरली मतलब पूछा था कि मतलब क्या प्रोजेक्ट्स में आपके हैं, मतलब ओरली पूछा था उन्होंने. एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट्स उन्होंने मेरे से एक डीएसए क्वेश्चन मतलब मेरे से डीएसए क्वेश्चन दिया था मुझे रिगार्डिंग द ग्राफ्स. एंड ग्राफ में जो क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग द चीपेस्ट फ्लाइट विद इन के स्टॉक्स. ये एक डायरेक्ट लीड कोड क्वेश्चन भी है. तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था एंड सबसे पहले क्वेश्चन बेसिक था जैसे लीड कोड में है कि मतलब सोर्स डेस्टिनेशन है एंड उन्होंने सारे इनपुट्स दिए थे, सारे प्रॉब्लम समझाई. फिर मैंने उनको मतलब उनको अप्रोच अपनी समझाई कि मतलब ऐसे-ऐसे हम कर सकते हैं एंड आफ्टर मतलब अप्रोच बताने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कोड कर लो. जब मैंने उनको कोड करके दिया एंड उन्होंने अपनी साइट पे उनको रन किया, मतलब उनको साइमल्टेनियसली रन करके भी दिखाना है इनपुट पे कि इट इज़ गिविंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट. जब उन्होंने देखा कि मतलब अ, ये चीज़ ठीक चल रही है, उसके बाद उन्होंने उसमें एक मॉडिफ़िकेशन करने की कोशिश की थी उस क्वेश्चन में.
कि मतलब वो चाहते थे कि मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट भी उसमें ऐड किया जाए, जो फ्लाइट्स वाला है। उन्होंने खुद ओके, इनपुट मतलब उन्होंने खुद प्रॉब्लम को मॉडिफाई करने की कोशिश की, बट आई थिंक कि वो भी उसी टाइम प्रॉब्लम फ्रेम कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ी-सी उस चीज़ में डाउट था। ओके, रादर मतलब वो सैटिस्फाइड थे उस क्वेश्चन के साथ। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से जो एक एआई बेस्ड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मतलब उन्होंने एक एआई क्वेश्चन पूछा था एंड मतलब वो ऑनलाइन असेसमेंट में वो क्वेश्चन आया था, तो इसलिए उन्होंने वही सेम क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में भी पुट फॉरवर्ड किया। एंड जब मैंने उनको वो क्वेश्चन डेफिनेशन थी, वो मैंने उनको जब बता दी, तो उसके बाद वो उन्होंने इंटरव्यू हमारा खत्म हो गया। एंड मुझे अगले दिन एचआर की कॉल आई थी फॉर द एचआर राउंड। एंड फिर मेरा आई थिंक सो 9 अगस्त को मेरा एचआर राउंड था। एचआर राउंड 15 मिनट्स का ही था, बट क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से 3-4 ही पूछे थे उसमें रिगार्डिंग कि जनरल एचआर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आप अ, मतलब टफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, आपने मतलब अपने कॉलेज करिकुलम के बजाय आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखे हैं कि नहीं, वो सब। एंड आपके मतलब क्या क्वालिटीज़ हैं आप में, एंड मतलब आप मतलब कोई और मतलब रिगार्डिंग आपने टीम वर्क आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स आएँ तो आप वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपने कोई हैकाथॉन्स अटेंड किए हैं या आपने कोई और मतलब ऐसे पार्टिसिपेशन की है कि नहीं, रिगार्डिंग वही सब था। तो एचआर राउंड कंक्लूड होने के बाद आई गॉट द सिलेक्शन। ओके, ग्रेट, ग्लैड टू हियर आदि। अ, आप ये बता सकते हैं कि लाइक इसमें सीजीपीए क्राइटेरिया कितना था? सीजीपीए क्राइटेरिया 8 अबव था, 8 एंड अबव या 7.5 एंड अबव और था। यार, ये ओए से पहले था लाइक, है ना? ओए से पहले। हाँ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग पहले थी। सो 8 के नीचे किसी का भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। हाँ। ओके। सो लाइक हम ये देख रहे हैं काफ़ी लाइक अभी के जो इंटरव्यू पैटर्न्स हैं, या आप कह सकते हो कि ओए के पैटर्न्स हैं, काफ़ी सारे एआई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जनरली। और मतलब अभी तो लाइक हायरिंग भी काफ़ी एआई बेस्ड हो रही है कि आपको एआई का नॉलेज नहीं है या नहीं है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, एआई थिंग पे? एआई पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि मतलब थोड़ी नॉलेज इस टाइम में ज़रूरी है। मतलब हमारे कॉलेज के जो कोर्स है उससे तो नहीं हो पाएगा। मतलब हम उसके थ्रू मतलब हम उतना नहीं लेवल रख सकते हैं कि मतलब अगर हम उतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मतलब थोड़ा आपको क्लासिफिकेशन मॉडल्स बनाना या वो सब आपको आना चाहिए थोड़ी बहुत ही। जैसे जेन एआई के ऊपर भी है, तो जेन एआई की भी जो टर्म्स हैं या वो सब आपको जेन एआई यूज़ करना आना चाहिए। उन्होंने मेरे से मतलब स्पेसिफिकली पूछा था कि कोई जेन एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं? तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स में मतलब फ्रंट एंड बैक एंड के साथ अगर हम कोई जेन एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स या एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी रखेंगे, तो उनको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट का। क्योंकि हमने आगे मतलब कंपनी में जाके भी हम एआई मॉडल्स या एआई एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोडिंग के लिए या उसको बेटर कोड लिखने के लिए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन चाहता है कि स्टूडेंट को पहले से ही नॉलेज है थोड़ी बहुत ही एआई यूज़ करने की। हाँ, ये सब लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप यूज़ टू होने चाहिए। सो Adi, you mentioned a very good point, like for unique projects. Can you please tell us like how much weighted it is in interviews? Like you gave a lot of interviews, huh? So थोड़ा इस पे elaborate करो तो like unique projects कितने मैटर करते हैं? अ, आजकल जो है प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी। तो मतलब हम अ, जैसे कोई भी यूनिक प्रॉब्लम है, अगर तो वो आपके आस-पास है, आपको लगता है कि उसको मतलब हम एक प्रोजेक्ट का फॉर्म दे सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। या अगर कोई कॉमन प्रोजेक्ट्स भी हैं, पर उसके अंदर आप अपनी मॉडिफ़िकेशन करके कोई अच्छी मतलब उसको किसी के थर्ड पार्टी के साथ भी आप उसको टैग अप करके मतलब आप उसको बेटर बना सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। उससे होता ये है कि उसमें जो हमने अपना काम किया होता है, वो हमारा मतलब थोड़ा निखर कर आता है कि मतलब हमने इस चीज़ को मतलब हमने उस चीज़ को ऐसे मॉडिफ़ाई की है। तो यूनिक प्रोजेक्ट्स में आप अपना काम भी बता सकते हो कि मतलब मैंने ये खुद इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है, चाहे ये आइडिया पहले से वेल नोन था। Nice, nice. So Adi, we all want to know that when did you start you preparing for this placement season and all?
you are such a brilliant guy in class, you have such a good CGPA, and मतलब आप ही के नोट्स से सारे पढ़ते थे, you have such a good notes in class, so Adi is famous in class. So like when did you start preparing for placement? And the second question is, how do you balance your academics versus this DSA thing and development? मैंने अपनी प्लेसमेंट की जो स्टडी थी वो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, पर सेकंड ईयर में मतलब मैंने इतनी सीरियसली स्टार्ट नहीं की थी। मतलब थोड़ा बहुत डीएसए स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। एंड उस टाइम मेरा डेवलपमेंट के राउंड को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, मतलब इतना पता था कि डीएसए करना है, मतलब थोड़ा डीएसए मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, इतना मैंने अपने सीनियर से भी उस टाइम सुना था। एंड फिर होता क्या था कि मतलब जब हम डीएससी की स्टडी कर रहे होते हैं तो कभी बीच में हमारे एकेडमिक्स जो हैं वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, कोई एग्जाम्स आ जाते हैं या कुछ, तो फिर उससे वो फिर से मतलब पॉज एक लग जाता है डीएससी पे। पर फिर मेरे को मतलब मैंने थर्ड ईयर से मैंने सीरियसली स्टार्ट कर दिया था, मतलब लीड कोड करना या गीक्स फॉर गिग्स, मेरे दो ही मेन थे प्लेटफॉर्म्स। मतलब मेरे को कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मैं इतना ज़्यादा नहीं था, तो प्रोजेक्ट्स बनाना एंड मतलब प्रोजेक्ट्स पे भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अ, जब एग्ज़ाम्स नहीं होते थे तो मैं मेजरली डीएसए या डीएसए पे ध्यान देता था। पर जैसे जब एग्ज़ाम्स आते थे तो मैं अपनी डीएसए की प्रैक्टिस करता रहता था, पर वो मतलब थोड़ी कम हो जाती थी, मतलब उसको मतलब थोड़ी लिमिट कर लेना, बिल्कुल बंद नहीं करता था, नहीं तो फिर डीएसए की प्रॉब्लम ये है कि आप एक बारी भी अगर उसको छोड़ दो तो फिर उसको वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड बाकी प्रोजेक्ट्स एक बारी बना लिए खुद, अगर जैसे कोई समर ब्रेक आती थी, विंटर ब्रेक आती थी जैसे हमारे को 2 महीने की आफ्टर द सेमेस्टर, तो उसमें मैं प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो प्रोजेक्ट्स अगर बना भी लिए हैं तो प्रोजेक्ट्स कांस्टेंट गो थ्रू करते रहो, ताकि आपको याद रहता है कि आपने उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की थी। एंड रिगार्डिंग द कोर, तो जैसे इंटरव्यूज़ का टाइम मतलब हमारा 7th सेमेस्टर पास आ रहा था, तो मैंने कोर का भी तब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी। Okay, so nice. आपने ऐसे एक चीज़ मेंशन करी, प्रोजेक्ट गो थ्रू, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम जनरली प्रोजेक्ट बना के भूल जाते हैं और उसको फिर देखते नहीं हैं। सो आई गेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए प्रोजेक्ट में, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। आदि, लाइक आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो करे थे डीएस से पढ़ने के लिए? और लाइक एज यू मेंशन दैट यू हैव यूज्ड LeetCode and GFG only, have you ever like tried a bit of competitive programming and all? एंड लाइक आपने जो डेवलपमेंट करी थी वो मतलब किस डोमेन में करी थी, लाइक वेब में, और लाइक वेब में करी थी तो पर्टिकुलर किस में? थोड़ा सा इस पे आप ब्रीफली बता दो कि कैसे करी हाँ, मैंने डीएसए के लिए मतलब मैंने लर्बबर को भी फ़ॉलो किया, स्ट्राइवर को भी फ़ॉलो किया था। स्ट्राइवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसका थोड़ा सिस्टमैटिक प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी शीट्स भी अवेलेबल हैं एंड उसके वीडियोज़ जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। मतलब वो इंग्लिश की भी प्रोनंसिएशन उसकी ज़्यादा अच्छी है एंड वो मतलब काफ़ी अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो एक मेजर इश्यू होता है, जो कि स्टूडेंट्स नहीं बता पाते इंटरव्यूज़ में भी, जब उनको बोला जाता है कि उसको ऑप्टिमाइज़ कर दें। तो वो अप्रोच बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है स्ट्राइवर की वीडियोज़ में। वो प्रॉब्लम को अच्छे से बताता है एंड कैसे प्रॉब्लम को सोचना है एंड कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे उसको कोड रिफ़ॉर्म करना है, वो काफ़ी अच्छा है स्ट्राइवर का। एंड अ, संडेज़ को काफ़ी लीड कोड कॉन्टेस्ट होते थे, तो मैं वो उसमें भी मेरे को जितना टाइम मिल पाता था कभी-कभी, तो वो मैं करता था। एंड रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन था? ये लाइक मतलब क्वेश्चन, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करे थे, लाइक LeetCode, GFG तो करे थे? हैव यू एवर हाँ, ट्राइड लीड कोड कॉम्पिटिटिव जीपी। प्रोग्रामिंग एंड ऑल, कोड फोर्सेस, कोड शेफ एंड ऑल? सो अगर आप उस फील्ड में गए हो कभी तो उसके बारे में कुछ इलैबोरेट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने ट्राई की थी, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक जो मुझे थोड़ा-सा माइनस पॉइंट ये लगा था कि उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है वो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो चूँकि अगर आपके पास पूरे दिन क्लास अटेंड करने के बाद टाइम नहीं है, तो वो फिर काफ़ी मतलब मेरे को लगता था कि टाइम टेकिंग है वो, मतलब पूरा दिन आपका हो सकता है 2-3 प्रॉब्लम्स में ही चला जाएगा। तो इसलिए मैं फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले ही मेरा मतलब 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो है वो मेरा
इतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पाया है, तो अब चूँकि प्लेसमेंट टाइम पास आ रहा है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके फ़ायदा नहीं है। पर अगर कोई इंसान फर्स्ट ईयर से ही एक अच्छे ट्रैक पर है, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकता है। क्योंकि उसके लिए एक अच्छा अच्छा एक टाइम है वो, क्योंकि आजकल ओएस का जो लेवल है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो अगर वो कोडफ़ोर्सेस या कोडशिप जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स का अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता है वो, तो उससे उसके ओएस जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, आई ऑल्सो बिलीव कि लाइक अगर आप स्टार्टिंग से कोड फोर्सेस वगैरह सॉल्व करते हैं, तो एक लाइक बेस तुम्हारा जो फाउंडेशन होती है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है, लाइक जो तुम्हारी अप्रोच तुम्हारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो दैट्स अ थिंग। आदि, हैव यू एवर बाय सम कोर्सेज फॉर लाइक स्टडिंग डीएसए एंड ऑल, और यू आर relying only on YouTube? ब्लाइंडली ऑन यूट्यूब एंड जो शीट्स होती थी, जो रिसोर्सेज़ हैं, उसी पे ही मेरा मेन फ़ोकस होता था। कोर के लिए गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा है, उसमें थ्योरी काफ़ी अच्छी होती है, आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सकते हैं। एंड शीट्स भी थी स्ट्राइवर की, तो वो भी अच्छी हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट्स हैं स्ट्राइवर की, मैंने स्ट्राइवर की डायनामिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ 2 बार ही देखी थी, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग एक बहुत मुश्किल या टॉपिक है या चैप्टर है, टॉपिक है, तो इसीलिए अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो मुझे और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के मैंने देखे थे, तो मेरे को स्ट्राइवर का ज़्यादा अच्छा लगा था। स्ट्राइवर इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ या शीट्स एंड ऑल। और आई गेस ये काफ़ी लाइक जो स्ट्राइवर अप्रोच बताता है कि लाइक 3-4 साल कोर्स क्वेश्चन, वो भी काफ़ी हेल्प करती है। लाइक आपको जैसे इंटरव्यू में लाइक इंटरव्यू राउंड 1 एंड 2, डिड द इंटरव्यू आस्क यू फॉर मल्टीपल कोर्स, और वो सेटिस्फाइड था ज़रा ब्रूट फोर्स से, या आपने सिर्फ ऑप्टिमल बताई उसको? जैसे मेरा पहला जो टेक्निकल राउंड था, उसमें मैंने उसको अप्रोच बताई थी फॉर द kth स्मॉलेस्ट नंबर इन एन अनसॉर्टेड अरे। तो मैंने जैसे उसे पहली अप्रोच बताई थी, तो उसने कहा ठीक है, आप स्कोर ऑप्टिमाइज़ करो। फिर मैंने उसको मिन हीप वाली अप्रोच बताई, फिर उसने आई थॉट कि मिन हीप वाज़ द लास्ट जो ऑप्टिमाइज़्ड हो सकती है। बट ही वांटेड कि उसको और स्पेस ऑप्टिमाइज़्ड करे जाए, उसे कांस्टेंट स्पेस में लाया जाए, ओ ऑफ एन में। सो दैट पॉइंट मुझे लगा था कि अगर इससे ज़्यादा हो सकता है, उसने मुझे हिंट्स भी दिए थे। एंड फिर सॉर्ट और आप क्विक सॉर्ट, आई गेस दोनों में 60 से होती है। क्विक हाँ सॉर्ट्स जी, आई गेस। क्विक सॉर्ट से या होती है वो। हाँ, क्विक सॉर्ट को थोड़ा मॉडिफ़ाई करते हैं, एंड थोड़ा उस एल्गोरिथम को मॉडिफ़ाई करके उसका आंसर निकल जाता है। सो दैट्स व्हाई स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन भी ज़रूरी होती है। ओके, ओके। और लाइक आप अगर इस लाइक अपने ओए को प्लस दोनों इंटरव्यू को और प्लस एचआर राउंड को अगर आप रेट करना चाहोगे, लाइक कि किस साइड था, ये ज़्यादा हार्ड था आपके लिए मीडियम था, ईच सेक्शन को अगर आप बता दो कि लाइक किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपने कैसे टैकल करा उन क्वेश्चंस को, मतलब आपके लिए हार्ड थे या इजी थे? जो ओए था, ओए काफ़ी टफ था। ओए का 2 क्वेश्चन्स थे तो डीएसए के। पहला क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक था, मीडियम लेवल का था, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो मीडियम हार्ड लेवल का था। एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो ग्राफ से रिलेटेड था, एंड ग्राफ एंड डीपी आई थिंक सो कंबाइंड थी वो। तो जो डीएसए राउंड था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था। टेक्निकल राउंड 1 मेरे लिए ईज़ी था, क्योंकि मुझे उसमें सिर्फ़ डीएसए क्वेश्चन पूछा था उसमें, तो मेरे लिए वो काफ़ी ईज़ी था, मीडियम था। एंड जो टेक्निकल राउंड 2 था, वो मेरे लिए थोड़ा मीडियम हार्ड था, क्योंकि उसमें मेरे से 2-3 कांसेप्ट साथ में पूछ लिए थे, एंड एचआर राउंड वाज़ क्वाइट ईज़ी। ओके। सो ये जो लाइक आपका ओए हुआ था, सो डिड यू सॉल्व ऑल द 2 क्वेश्चंस, और डिड यू सॉल्व पार्शियली क्वेश्चंस? बिकॉज़ ये जनरली रहता है कि लाइक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी-कभी होता है कि ओए में ब्लैक लग जाती है, या कुछ ऐसे-ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो इस पे थोड़ा इलैबोरेट कर दो आप। ओए का जो मैंने बिल्कुल ऑन टाइम सबमिट किया था, एंड जो मेरा पहला क्वेश्चन था, वो पहले क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। जो दूसरा क्वेश्चन था, उसको मैं रिपीटेडली ट्राई कर रहा था सॉल्व करने की, बट उसके
कुछ टेस्ट केस जो थे, आई थिंक सो 10 टेस्ट केस जो थे वो फेल हो रहे थे, बाकी सब टेस्ट केस पास हो रहे थे। बट मतलब ड्यू टू माई सरप्राइज ऑल्सो कि जब मुझे पता चला था कि टेक्निकल राउंड वन की कॉल आ गई है, चूंकि बाकी लोग जो थे, जो मतलब बाकी जिन्होंने भी वो ओए दिया था, उनका दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन फुली पास होने के बावजूद भी उनको कॉल नहीं आई थी। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैक्टर मतलब प्ले किया हो सकता है। टाइम का भी फैक्टर है, या टेस्ट केस का भी है, दो कोई टीएसए क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी थे। तो Yeah, the thing is कि like you don't have to solve fully two questions. Sometimes मतलब partially भी selected होता है, but it based हाँ, upon कि like वो कैसे evaluation कर रहे हैं. हाँ, ये एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट। So that's about it. And like how do you prepare for core subjects? Generally हम जैसे books पढ़ते हैं CN, BBMS, OS. तो आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो करे थे और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी इसकी लाइक एकेडमिक्स में जैसे वी आर फ्रॉम CS तो ये हमारे एकेडमिक्स तो थे थोड़ा थोड़ा हमें पहले क्लियर होता है बट यू नो कि आप भी शायद ये फील करोगे कि एकेडमिक्स में जो पढ़ाते हैं वो इंटरव्यू में समहाउ मतलब कभी भी नहीं पूछा जाता है वैसा थोड़ा एडवांस पूछा जाता है या थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है सो मतलब कितना किसी को पढ़ने की ज़रूरत है और लाइक क्या क्या रिसोर्स को फॉलो कर सकता है ये डिपेंड करता है वैसे कंपनी टू कंपनी भी, कि मतलब कंपनी जो है, अगर आप कंपनी के प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी उठा के देखें आप, तो सिस्को जो है, जैसे कि अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहती है, या बाकी कंपनीज कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ इतना फोकस नहीं रहती हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो डीबीएमएस या ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा वेटेज देती हैं। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो ऊप्स के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं। तो इसीलिए अगर अगर हम अ, मतलब, क्योंकि हमारे को जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, अगर इसके नोट्स अच्छे से बनाए हों, या जिस टाइम आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस टाइम आप अच्छे नोट्स बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका टाइम भी बचेगा जब आपने इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। क्योंकि आपके पास रेडी टू लर्न नोट्स हैं, या आपके पास रिवाइज करने के लिए नोट्स पड़े होंगे ऑलरेडी, और आपका टाइम भी कम लगेगा, और चूंकि वो नोट्स आपने खुद भी बनाए होंगे, तो वो आपको मतलब स्टडी करने में इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। चूँकि फिर बाद में भी आप वही सेम टॉपिक पहले आप बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, फिर आप उसको इंटरव्यूज़ के लिए आप एडवांस लेवल पे जाएँगे। क्योंकि इंटरव्यूज़ में कभी-कभी एमसीक्यूज़ भी जो हैं, वो मतलब एमसीक्यूज़ आपने जल्दी सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपकी कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज अच्छी रहेगी, तो आप वहाँ से टाइम अपने डीएसए क्वेश्चंस के लिए आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो करते हैं डिड यू लाइक फॉलो ओनली ऑन अकेडमिक रिसोर्सेज और लाइक आपने एडिशनली कुछ यूट्यूब वन शॉट जैसे जर्नी हम देखते हैं इंटरव्यू से पहले और लाइक आपने इसको रिवाइज कैसे करा था क्योंकि लाइक इट्स लाइक बिगेस्ट चैलेंज कि आपको इंटरव्यू के एक दिन पहले चारों सब्जेक्ट्स को या जर्नली जो कंपनी पूछती है उसको रिवाइज करना होता है सो और एट द साइड बाय साइड आपको कि डीएसए का भी देखना होता है क्योंकि डीएसए भी कंपनी इंटरव्यूज में पूछती है हाँ, मैंने चूँकि हमारे को 5th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर या 3rd ईयर में हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थे, तो वो नोट्स उस टाइम मैंने अच्छे से बनाए थे। तो वो नोट्स भी मैंने हैंडी रखे हुए थे, कि मतलब आप उसे जल्दी से पढ़ सकते हो बिफोर द डे ऑफ द इंटरव्यू ऑल्सो। तो वो नोट्स भी थे मेरे पास। एंड डीबीएमएस की क्वेरीज मेनली होती हैं, या जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं एसक्यूएल वो होती हैं, एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी, या पढ़ते टाइम मुझे लगता था कि हाँ, ये चीज़ आप एंड में भी आप कवर कर सकते हैं, या ये चीज़ एंड में भी एक बारी पढ़ना ज़रूरी है, वो मैं सेपरेट रख लेता था, कि मतलब इससे एक और टाइम रिवीजन कर सकते हैं आप। बाकी अगर आपकी सीजी अच्छी है, या बाकी अगर आपको मतलब आप अच्छे से पढ़ते हैं ऑलरेडी कोर के लिए, अपने सेमेस्टर के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आदि आपने सीजी मेंशन कर ही दिया तो आप बता ही दो कि आपकी सीजी कितनी है कि एवरीवन वांट्स टू नो कि लाइक जो कंपनी प्लेस होता है उसकी सीजी कितनी है कि समहाउ लाइक स्टूडेंट्स उससे रिलेट करते हैं सो हाँ, सीजी सीजी मेरी 9.4 है करंटली। एंड मतलब आपके पास जो सेकंड थर्ड ईयर है, मतलब लोग जनरली कोशिश करते हैं कि थर्ड ईयर में आपकी सीजी जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि थर्ड ईयर ही होता है इंटरव्यू से पहले आपके पास, कि आप सीजी अपनी इंक्रीज कर लो। तो उस टाइम आपके पास मतलब टीएसए भी करना होता है, एंड फिर आपके पास सेमेस्टर में भी एक हेडेक होती है कि आपको मतलब
अपनी सीजी इतनी अच्छी रखनी है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँ, अब इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो या सीजी ये एक मतलब एक बाकी ये मतलब एक आदित्य, सीजी की इम्पोर्टेंस क्या है हाँ, स्टूडेंट्स के क्योंकि लिए? लाइक लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं सीजी के चक्कर में पहले ही। सो मतलब ये जनरली डाउट होता है कि लाइक कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लाइक सीजी अच्छी नहीं है, सीजी नहीं मतलब अगर नहीं भी होगी तो हम इंटरव्यू निकाल देंगे, वी हैव गुड डीएसए स्किल्स एंड ऑल। कुछ सोचते हैं कि लाइक दोनों को बैलेंस करना है, कुछ सोचते हैं कि सिर्फ सीजी चाहिए, चलो डीएसए बाद में देखी जाएगी। तो आपका क्या व्यू है इस पे? सीजी का सीजी रोल, और फिर उसका रोल अगर ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कैंपस ऑन हाँ, कैंपस हाँ, दोनों के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्लियर करना कि लाइक कि कैसे आपको हेल्प करती है और किस केस में आपको हेल्प नहीं करती है? जो ऑन कैंपस कंपनीज आती हैं उसके लिए मतलब सीजीपीए जो है वो अगर आप अच्छी रखोगे तो एक प्लस पॉइंट दिखता है, मतलब प्लस पॉइंट है ये एक, मतलब मेजर पॉइंट बन सकता है अगर आपकी कंपनी जो है वो मतलब इजी हायरिंग करना चाहती है, अगर वो सोचती है कि मतलब सीजी अच्छी है तो हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू जो है वो इजी लें। आपसे इंटरव्यू में इतना आपको ग्रिल नहीं करेंगे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे एंड अगर आपको उनको लगेगा कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी है तो वो फिर आपको मतलब आपका मतलब इंटरव्यू क्रैक करने में मदद कर सकती है। ऑफ कैंपस चूँकि ये चीज़ मुश्किल बन जाती है क्योंकि ऑफ कैंपस में बहुत से लोगों की सीजीपीए ज़्यादा भी होती है और उसमें डीएसए क्वेश्चंस भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ओए निकालना मतलब एक वो उसमें वो भी हेडेक होता है। तो ऑन कैंपस सीजीपीए ज़्यादा मायने रखती है, मतलब सीजीपीए एक इम्प्रेशन देती है मतलब कि मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी वो लोग खुद इंटरव्यूज़ के थ्रू मतलब देख लेते हैं कि मतलब उनको असेस कर कितना लेते हैं अच्छा करना है। कि हाँ, एसेस कर लेते हैं वो सो लोग। सो आदि, कमिंग टू योर प्रोजेक्ट्स, आप ये बता दो कि लाइक आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे और कितने प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत होती है, और लाइक आपके प्रोजेक्ट्स क्या-क्या थे? लाइक मतलब क्या-क्या थे और किस टेक्नोलॉजी पे थे इन जनरल? और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और उस पे कुछ बता दो। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो फुल स्टैक बेस्ड प्रोजेक्ट था एंड मतलब उसमें ऑनलाइन होम फूड डिलीवरी सिस्टम था एंड उसको मैंने रिएक्ट एंड जेंगो से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके बनाई थी। एंड उसमें आप मतलब फुल पाइपलाइन थी उसमें, मतलब आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, फूड कैटेगरीज़ ब्राउज़ कर सकते हैं, आप कार्ट में फिल कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं थ्रू उसमें फुल ट्रैकिंग भी आपको दिखेगी। एंड उसमें मैंने ट्विलियो का यूज़ किया था एंड मतलब ऑथेंटिकेशन फुल मेजर्स थे, रियल टाइम एसएमएस अपडेट्स थे एंड उसके बाद मैंने उसमें स्ट्राइप चेकआउट भी किया था। मतलब मैंने 2-3 चीज़ें जो थी वो साथ में मतलब कंबाइन कर दी थी ताकि प्रोजेक्ट का थोड़ा वेटेज अच्छी हो जाए एंड मतलब 2-3 थर्ड पार्टी चीज़ें भी जो हैं, तो आप यूज़ करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना आ जाए प्रोजेक्ट में आप। एंड ये मेरा एक मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट सबसे पहले प्रेज़ेंट करते हैं वैसा था। जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था, इट वाज़ रिगार्डिंग मतलब एक टीम बेस्ड प्रोजेक्ट था ये एंड ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे रियल वर्ल्ड एनजीओ फाउंडेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड था कि उनको अपने उनके एक मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम थी एंड मेरा उसमें जो टीम में रोल था, इट वाज़ रिगार्डिंग यूआई यूएक्स ठीक करने का एंड डैशबोर्ड रिफाइन करने का एंड फ्रंट एंड टीम में था मेरा। बैक एंड टीम में जो थे वो बाकी टीममेट्स थे, तो वो बैक एंड में देख रहे थे। एंड जो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, इट वाज़ रिगार्डिंग द एमएल इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन थी एंड रिगार्डिंग द प्राइस प्रेडिक्शन। सो मेरे पास डेटा सेट था, जो डेटा सेट मैंने मतलब ऑनलाइन लिया था एंड फिर उसकी क्लासिफिकेशन एंड ऑल दैट वो मैंने किया था थ्रू एमएल मॉडल्स। सो इसमें मेरे पास 2 मतलब एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट था, व्हिच वाज़ डन इन अ टीम एंड थर्ड वाज़ एमएल मॉडल। और लाइक इंटरव्यू में लाइक कितना डेप्थ पूछते हैं लाइक इस पे प्रोजेक्ट्स पे, कि लाइक बच्चों का भी डाउट्स होता है कि लाइक मे बी वो आपके कोड बेस गो थ्रू कर लें और लाइक बीच में उठा के कुछ भी पूछ लें, लाइक कैसा पूछते हैं वो, तो उस पे थोड़ा बता दो। अ, वो आपके प्रोजेक्ट आईडी आपसे सुनेंगे कि मतलब आपके प्रोजेक्ट मतलब अगर उनको कोई पॉइंट जो है वो मतलब उनको कोई पॉइंट अगर उनको पसंद आया, तो हो सकता है वो आपसे उसके थ्रू और ज़्यादा पूछेंगे एंड दे विल
मतलब वो डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है उसने वो उस टेक स्टैक पे करंटली काम कर रहा है, तो उसको वो ज़्यादा नॉलेज होती है मतलब उसको उस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर ज़्यादा नॉलेज होती है। तो हो सकता है वो आपको कोड बेस में भी ले जाए, आपको कोड बेस तक ले जाए आपको कि मतलब आप ये चीज़ बताओ, आपने ये क्यों इम्पोर्ट की है, ये चीज़ आपने क्यों यूज़ की है यहाँ पे, इस चीज़ को आपका यूज़ करने के पीछे क्या लॉजिक था, मतलब इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आपने मतलब ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे क्यों किया है। बाकी अगर आपने प्रोजेक्ट होस्ट भी किया होगा तो आप उस टाइम पे आप दिखा भी सकते हैं आप उसे कि मतलब ये प्रोजेक्ट का मेरा वर्क फ्लो है। आप प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर भी आप उसे बता सकते हैं कि मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसे-ऐसे मेरा मतलब काम करता है, वर्क फ्लो या आर्किटेक्चर। या अ, जैसे आपने मेंशन करा कि आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट पे एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट था जो कि फुली फंक्शनल था, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि like you don't need sometimes a unique idea to make projects. अगर fully functional है, properly functionality चल रही है, live tracking and all, है ना, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। एंड अबाउट द सेकंड प्रोजेक्ट, इट्स ए यूनिक प्रोजेक्ट, सो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास एक काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। सो अगर वो यूनिक प्रोजेक्ट अगर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सो ये भी एक काफ़ी प्लस एडिशन करता है। आदि आपका क्या कहना है इस पे, मतलब हाँ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं मतलब मतलब आप कैसे उसको मतलब आप सोचना, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ भी बताता है कि आप मतलब किस मायने में सोच रहे हैं, क्योंकि कल को जब आप टीम में आके मतलब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मतलब वो बता सकता है इंटरव्यूअर को कि मतलब इसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं। मतलब चाहे आपने इम्प्लीमेंट उसे चाहे उस लेवल पे एट द कॉलेज लेवल आपने अच्छा नहीं किया है, बट प्रोजेक्ट कभी-कभी आपकी मतलब थिंकिंग एबिलिटीज़ को बताता है कि आप किस एक्सटेंट तक सोच सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि हमारी टीम में एक अभी वॉइड है, जो फ़िल हो सकता है कि आपकी मतलब जब आपकी अ, आइडियाज़ आप टीम में आप देंगे, आप शेयर करेंगे, तो वो चीज़ जो है कंपनी के लिए अच्छी होती है, प्लस पॉइंट होती है। तो चाहे आपके पास अभी एट द कॉलेज लेवल आपके पास पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर्टिकुलर आपके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, पर आप अगर प्रोजेक्ट दिखाएँगे, आप उनके साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो ये उनको अच्छी चीज़ लग सकती है। yeah, nowadays a lot of company ask about project architecture, like मेरे से भी काफ़ी में पूछा गया था, so like ये एक पॉइंट है कि लाइक आपको जो गिटहब की रीडमी है इसमें ये सब इंक्लूड करना चाहिए। सो मतलब आपका क्या व्यू है लाइक प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पे, क्योंकि ये अभी इंटरव्यू से पूछा जाता है जब भी कि यू हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, और आप आपसे बीच में से कुछ भी पूछ लेंगे लाइक कैसे चीज़ें चल रही हैं। सो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो मतलब पूरे आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है। तो आपको मतलब अच्छे से पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट में कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रही है, फ्रंट एंड जो है वो मतलब कैसे एपीआई कॉल्स दे रहा है एंड वो कहाँ जाके आगे फंक्शन हो रही है, प्रोसेस कैसा है, डेटाबेस से कैसे वो मैपिंग है एंड डेटाबेस से वापस कैसे ट्रैक होता है। तो ये आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी अच्छे से पता होगा। तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट होता है और आपकी प्रोजेक्ट की नॉलेज को भी बताता है कि मतलब आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया है एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको पता है अच्छे से। राइट, राइट। आदि आपने लाइक एचआर क्वेश्चन या बिहेवियर राउंड के लिए कभी कुछ सोर्स फॉलो करा, लाइक और यू गो जस्ट बाय योर नेचुरल जो भी आप हो, और लाइक कि कुछ टिप्स जो एचआर राउंड के लिए आप देना चाहो कि ये करना है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, सो मैंने एचआर राउंड से पहले मतलब जब मुझे एचआर राउंड की इंटीमेशन आई थी कि मतलब आपका एचआर राउंड है, उससे पहले मैंने जनरल एचआर जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो कॉमन एचआर क्वेश्चन्स होते हैं, मैंने वो जाके सर्च किए थे। मतलब उनका एक ड्राफ्ट आंसर मैंने रेडी रखा था कि मतलब इंटरव्यूअर को मतलब एज़ अ लैगिंग ना लगे कि मतलब आप सोच रहे हैं, क्योंकि सोच भी रहे हैं, तो टाइम नहीं ले रहे हैं मतलब आप आंसर सोचने में, फिर उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने में। क्योंकि कई लोग जो हैं वो मतलब सोचते हैं, बट मतलब उसको एट द स्पेसिफिक वर्ड्स उनके मतलब नहीं उस टाइम पर आ पाते हैं, जो कि मतलब उनके अच्छे आंसर को भी मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास वेल नोन आंसर्स होंगे, थोड़े बहुते भी आपके पास वोकैब्युलरी या वर्ड्स अच्छे होंगे, जो कि आप उस टाइम आंसर उस टाइम फ्रेम करने में आप बोलेंगे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एचआर को भी। तो उसको लगता है कि मतलब बंदा जो है अच्छा है, मतलब दम हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइक
कि एक तो आपका इंट्रोडक्शन आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि कंपनी स्पेसिफिक आपको कैसे इंट्रो देना है, कि यू हैव टू सेल योरसेल्फ कि आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। और लाइक कुछ क्वेश्चंस होता है लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब आप पहले से प्रिपेयर करके जाएँगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है इंटरव्यू में, है ना? हाँ, मतलब सो एचआर व्हाट आर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन होते सही है, सही है। So, next is like, what are you recommending to your juniors जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड ऑल, यू कैन से दैट कि पूरे 4 साल में जो भी आपका एकेडमिक फेस रहा, और क्या क्या मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी चाहिए, और व्हाट डू यू फील कि जो आप नहीं कर पाए वो आपके जूनियर्स करें। अ, मेरा इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो मेरी पहली चीज़ रहेगी कि वो मेरा काफ़ी मन था कि मतलब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी मतलब उस चीज़ को भी मतलब मैं गो थ्रू करता। इतनी ज़्यादा नहीं मैं कर पाया बिकॉज़ ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड प्रॉपर टाइम पे मतलब आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करोगे तो आपको भी मतलब हम्म, 3rd 4th ईयर तक आपको हम्म, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहोगे कि मतलब हाँ, मतलब हम्म, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। हम्म, एंड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स में हम्म, था मेरे को कि मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स और बनाए जा सकते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर टाइम बाउंडेशन नहीं होती, तो आप काफ़ी अच्छे आइडियाज़ पे और अच्छा काम कर सकते हो। अपने अपने क्लासमेट्स के साथ भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप उनके साथ भी मतलब मिलके आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। हम्म, okay, okay. Or Adi, like how many questions you have solved on all the platforms? Roughly number. रफ़ली लीड कोड पे मैंने 700 प्लस क्वेश्चन्स की हैं एंड गीक्स फॉर गीक्स पे मैंने 300 प्लस क्वेश्चन्स की। Roughly 1,000 questions you have uh, solved. Okay, nice. Uh, yeah. Uh, uh, लाइक आप एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे, जेपी मॉर्गन एंड चेस, इन योर थर्ड ईयर। सो आप उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर दें कि लाइक कैसा आपका एक्सपीरियंस था, और हाउ डू यू गॉट टू नो दिस अपॉर्चुनिटी, और कैसे सिलेक्ट हुए, और कैसा एक्सपीरियंस था, और आप ऑन साइट गए थे तो कैसा वहाँ था वो सब। अ, जेपी मॉर्गन चेज़ एक हैकाथन टाइप प्रोग्राम था, जो कि मतलब लास्ट ईयर मार्च में उन्होंने कंडक्ट मतलब लास्ट ईयर मार्च में वो एप्लीकेशन उसकी रोल आउट हुई थी एंड मतलब मैंने इससे पहले हैकाथन कभी अटेंड किया नहीं है, तो मुझे इससे पहले मतलब कोई आइडिया नहीं था कि मतलब हैकाथन में मतलब कैसे होता है या उसका कोई आइडिया मुझे नहीं था। पर प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था इट वाज़ रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का एंड उसका राउंड 1 जो था टेक्निकल राउंड 1 जो था उसमें डीएसए क्वेश्चन्स थे। मतलब काफ़ी सिंपल थे वो एंड उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो था हायर व्यू इंटरव्यू राउंड था, जिसमें आपको अपने आंसर्स नॉ मतलब एचआर बेस्ड क्वेश्चन्स थे वो 2, तो आपको उसमें अपने आंसर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करने होते हैं। एंड मुझे फिर अप्रैल में इंटीमेशन आया था उसका कि मतलब मैं सिलेक्टेड हूँ उसके लिए गो फॉर गुड हैकाथन के लिए। एंड फिर उसके बाद जो भी उनकी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ थी कि मतलब अ, आपको हैकाथन जो है उनके ऑन कैंपस मतलब मुंबई एंड मुंबई कैंपस पे जाके मुझे हैकाथन अटेंड करना था। एंड जून में मैंने वहाँ गया था एंड मेरे को वहाँ पे बाकी भी स्टूडेंट्स वैसे ही आए थे मतलब बाकी सारे कैंपसेस से एंड फिर वहाँ पे मैंने हैकाथन जो है वो पार्ट लिया था उसमें। मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी, लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब नया एक्सपीरियंस था, बट प्रोसेस जो था वो स्मूथ था। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। आदि, आपका इस पे क्या कहना है कि लाइक हैकाथॉन की बेसिस पे काफ़ी हायरिंग होती है इन जनरल, अगर आप देखो तो आई गेस जेपी मॉर्गन में भी होती है, वॉलमार्ट का भी एक हैकाथॉन होता है, उससे भी होती है। मेरा वो एक फ्रेंड है, सो ही गॉट इनटू डायरेक्टली वॉलमार्ट बाय जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन। सो लाइक हैकाथॉन की कितनी वैल्यू है इन इंटरव्यूज एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्लेसमेंट एंड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग एंड ऑल। हैकाथन्स जो होते हैं वो जनरली 24 आवर
फॉर्मेट में बेस्ड होते हैं। एंड 24 आवर फॉर्मेट, अगर आप सोचो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, उस हिसाब से सोचा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है आपको, कि मतलब आपको उस टाइम में आपको एक अप्रोच बिल्ड करनी है, आपको मतलब उस चीज़ पे काम करना शुरू करना है, फिर उस चीज़ को रिफाइन करके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी लगती हैं, आप टीम में भी काम कर रहे होते हैं, आप टीम मतलब काम की डिवीज़न भी होती है, आपको अपने काम के साथ-साथ आपके साथ वाला जो काम कर रहा है उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहीं मतलब कोई इश्यू आ रहा है, वो भी सॉल्व करना है, अपना काम भी देखना है। साथ में आपको प्रेज़ेंटेशंस भी बनानी होती हैं एंड आपको पिच भी तैयार करनी होती हैं टू प्रेज़ेंट योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ द जो लोग हैं, जो टीम लीडर्स हैं, उनके सामने भी आपको प्रेज़ेंट करना है। सो मल्टीटास्किंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि मतलब हैकाथन में एक मतलब सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होती है। सो हैकाथन्स अटेंड करना मतलब आपको अदर साइड भी शो करता है कि आप मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने में आप कितने मतलब ज़्यादा एफ़िशिएंट हैं। एंड अगर आप हैकाथन्स में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो मतलब एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये आप कल को कब जब कंपनी में आप काम करेंगे तो मतलब कंपनी में आप काम करते हैं तो हेक्टिक सिचुएशंस भी आती हैं, कभी-कभी आपको अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्दी डिलीवर करने होते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी होती है कि मतलब आप कम टाइम में भी आप अच्छी एफिशिएंट चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। तो मतलब प्लस पॉइंट रहता है। जी। Adi, some of my last question is like, did you also apply for off-campus opportunities? Because ये काफ़ी कंसर्न रहता है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा या तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, या तो लाइक ओए क्लियर नहीं होता, कि ऑफ कैंपस काफ़ी टफ एक्सपेक्ट माना जाता है। आपका क्या व्यू है? आपने किस में अप्लाई करा था, और लाइक द मेजर शॉर्टलिस्टिंग यू हैव फ्रॉम ऑफ कैंपस, और किस-किस में आपने इंटरव्यू का चांस मिला, ऐसा कुछ? ऑफ कैंपसेज़ अप्लाई मैंने किया था। एंड ऑफ कैंपसेज़ अमेज़न के अमेज़न के जैसे इंटरव्यूज़ आते हैं, या मतलब मैंने अमेज़न के ओए दिए हैं एंड बाकी कंपनीज़ के भी ओए दिए हैं मैंने। बट उसमें बात ये होती है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड उसमें आपकी रिप्लाई की भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप मतलब रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। चाहे आप एक कंपनी में मल्टीपल रोल्स के लिए भी आप अप्लाई कर लें। एंड आफ्टर द ओए स्टेप अगर उनका मतलब इंटरव्यू पॉइंट आता था तो मतलब बिल्कुल ही हैरानी होती थी कि मतलब इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स एक रोल पे अप्लाई करते हैं। सो आप उसमें से जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट भी फ़ील होता है एंड एट द सेम पॉइंट आपको लगता है कि मतलब आप अपने मतलब फ्रॉम द सक्सेस आप थोड़े-से एक दूर हैं। बट मेरे को कभी भी मतलब मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि ऑफ कैंपस मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। सो मतलब जब मेरे ऑन कैंपस भी आ रहा था तो मतलब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था कि मतलब मैं इंटरव्यू के बाद मेरा मतलब इतना सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। सो एक अंडर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है इंसान में, तो अच्छी दिस इज़ बात। वेरी लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि काफ़ी टाइम्स होता है कि हम इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, बट रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, लाइक कईयों को तो 3-4 में निकल जाता है, कईयों को 10-10 लग जाते हैं ना, वी नो दैट गाइस, हाँ, है ना? सो मतलब इस सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन। समटाइम्स ऐसे होता है कि समझ नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं गलत, है ना? क्योंकि कोई हाँ, कोई भी क्योंकि छोटी आप भी गलती से बाकियों आप, की तरह हाँ, तो आपका क्या कहना है उस पे, कि कैसे हैंडल करना और ये सब? मतलब काफ़ी काफ़ी कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, मतलब कि बाकी साथ वाले आपके सारे हैं, मतलब हो सकता है कि आपके साथ वालों ने मतलब इतना अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया था, फिर भी वो आगे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। जबकि आपने अपना 100% भी पुट किया होगा, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं मतलब कहाँ कमी रह गई, मतलब क्या अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाया था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मतलब आप अच्छे अपना बेस्ट एफर्ट पुट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आप नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं, नहीं आपसे इंटरव्यू क्रैक हो रहे होते हैं। बट कोई ना कोई एक अपॉर्च्युनिटी ऐसी होती है कि मतलब अपना एफर्ट पुट करते रहना चाहिए। तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा ज़रूर, जब आप मतलब अपना एफर्ट दोगे भी नहीं, तब भी आपका मतलब हो सकता है कि आपका क्रैक हो जाए। कोई ना कोई एक ऐसा टाइम कि होता ही आता ही है। वही है कि लाइक लक बेस है, मतलब आपकी हाँ, जो प्रिपरेशन है वो मैटर करती है, बट आई थिंक इसकी लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? लक तो बहुत बड़ा फैक्टर है प्लेसमेंट में।
So that's a very nice talk with you. Like my question is over. So who do you want to Adi, ask something? yeah, to sum up this interview, I would like to ask you something. Like, I just want to know what are the things that stood out for you during your placement preparation or during your time in college, starting from first year till the very last semester. What are some things that you are really proud of, that you think that really stood out for you and should be followed by some students? जो चीज़ें मतलब मेरे को लगी कि मतलब कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अगर आपको चाहिए कि मतलब आपकी मतलब आप इंटरव्यूज़ में मतलब आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, आपकी जल्दी प्लेसमेंट लग जाए, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो वो अच्छी बात है। मतलब आप थ्रू आउट द मतलब आप सेमेस्टर भी अच्छा कर रहे हैं, या आप मतलब डीएसए की प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप वैसा सोच पा रहे हैं। आप कंसिस्टेंट हैं, आपके मतलब माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, वैसा सोच पा रहा है, अच्छे से परफ़ॉर्म कर पा रहा है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ-साथ बाकी आप जितना अपना बेस्ट एफर्ट पुट कर सकते हो, तो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मतलब मैंने अगर और अच्छे से की हैं, तो मतलब उसका रिज़ल्ट मुझे मिला। Yeah, that's it. Thank you, Aditya. Thank you, Sonam. Yeah, yeah. Thank you, everyone. Adi, it was a very nice talk with you. So thank you for coming, and yeah,